1895 में स्वराज विधेयक आया स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक तिलक के द्वारा द्वारा। और जी, यह भारतीयों द्वारा, है ना, पहली मांग थी संविधान पहली सभा मांग। की। ठीक है। जी सर। फिर उसके बाद 1922 में आपका महात्मा गांधी कहते हैं कि जो 19 भारतीय जी संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। फिर 1924 में, है ना, मोतीलाल नेहरू जो है वो क्या करते हैं, एक जो केंद्रीय विधानसभा होती है वहां पर मांग रखते हैं। ठीक है, कौन? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कहा मांग रखते हैं? केंद्रीय विधानसभा में। और यह मांग राष्ट्रीय मांग के नाम से जानी जाती है। और उसमें आ, वो क्या कहते हैं कि भारतीयों के लिए संविधान सभा की योजना क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आए, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा मैं यहां से कुछ चीजें करेक्ट करा रहा हूं, है ना, थोड़ा सा जी और सर। डीप डाइव करते हैं। और यहां से मैं आपको एक करेक्ट करा रहा हूं कि जो आ, जो लॉर्ड बर्केनहेड थे, है ना, कौन? लॉर्ड बर्केनहेड। वो लॉर्ड जो बर्केनहेड थे, जो भारत सचिव हुआ करते थे उस समय, है ना, उन्होंने, है ना, इसी समय 1924 में जब मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में जब मांग की, तो इसी समय ही उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि क्या करिए, आप एक संविधान खुद बना के दिखाइए जो क्या करे, सभी वर्गों को और सभी जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं, मुस्लिम लीग हो चाहे कोई भी हो, है ना, जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं उनको क्या करे, वो संतुष्ट करे। ठीक है। अब देखो, मोतीलाल नेहरू पार्टी विद इन पार्टी वाले सिस्टम में अभी चल रहे थे कि स्वराज पार्टी जो है कांग्रेस से अलग होकर, है ना, ये क्या कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे कहां पर? विधायिका और कार्यपालिका में। कार्यपालिका में तो उतना नहीं था, लेकिन विधायिका में ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यानी जो चुनाव होते थे केंद्रीय विधानमंडलों के, वहां पर केंद्रीय विधानसभा या प्रांतीय जो विधानसभाएं होती थी, विधानमंडल होते थे, वहां पर ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे प्रांतीय चुनाव में। कौन? स्वराज पार्टी। ठीक है। ये पार्टी विद इन पार्टी थी। ठीक है। तो कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय विचारधारा के साथ देश स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ रही थी, वहीं पर देश के लिए आगे लड़ रही थी, वहीं पर जो स्वराज पार्टी है वो चुनाव में उनका नेतृत्व कर रही थी। तो बर्कनहेड यहाँ पर चुनौती देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और मैं फ्लैशबैक, चूंकि इतिहास अगर सिंक्रोनाइज होता है ना, टाइमलाइन के हिसाब से चलता है तो ज्यादा अच्छा होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 में हमने एक बात थी, याद है, कि हम क्या करेंगे, इस 1919 के कानून को रिव्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 साल बाद एक हम कमिटी बनाएंगे, एक आयोग बनाएंगे। और यही जो आयोग था, यही कौन था? साइमन कमीशन था। लेकिन 10 वर्ष पूरे होते 1929 में, उससे पहले ही 1927 में इन्होंने क्या कर दिया, एक आयोग बना दिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो 1927 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन जो था, है ना, उसने 1929 में इसकी रिपोर्ट दी, है ना, और इसकी बातों को 1935 के अधिनियम में भी शामिल किया गया था। अब देखो, जब साइमन कमीशन आया, ठीक है, तो उसका विरोध हुआ तो बर्केनहेड, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक है। उसमें लाला लाजपत राय को चोट भी लगी, उनकी बाद में उसके बाद मृत्यु भी हो गई। तो जब बर्केनहेड ने यहां पर विरोध हुआ, तो फिर से चुनौती दी भारतीयों को कि क्या करो, तुम अपना संविधान बना के दिखाओ। इस बार जो है ना, 1928 में ही, है ना, 1928 में साइमन कमीशन, 1929 में रिपोर्ट दी, याद रखना, लेकिन रिपोर्ट उसकी 1929 में है। लेकिन जब भारतीयों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए, तो भारतीयों को चुनौती दी और कांग्रेस ने उसको स्वीकार किया। ठीक है। किसने स्वीकार किया? कांग्रेस ने। खासकर एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी उस समय, तो उन सभी लोगों ने इसको स्वीकार किया था कि ठीक है, हम अपने लिए क्या करते हैं, अलग संविधान बना के दिखाते हैं। उसके बाद क्या होता है आपका, 10 अगस्त 1928 को 10 सदस्यीय नेहरू रिपोर्ट, 10 सदस्यीय जो नेहरू जी के अंडर कमेटी बनती है, वो नेहरू रिपोर्ट सौंपती है।
याद रखना, इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगस्त क्रांति पूछेगा तो ये नेहरू रिपोर्ट आएगा, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव वो याद है, 8 अगस्त 1940 वाला, वो अलग है, ये अगस्त क्रांति कही जाती है। अब 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट्स आती है। बाद में इनमें से 19 में से 10 जो है ये इसकी रिपोर्ट की जो चीजें हैं वो भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलती भी हैं, ठीक है। क्या मिलती है? भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलती है। अब इसमें बातें क्या क्या थी नेहरू रिपोर्ट में? तो औपनिवेशिक स्वराज की तो बात थी ही इसमें, है। उस समय तक औपनिवेशिक स्वराज ही मांग रहे थे अपन। देशी रियासतें जो है केंद्र के अधीन हो, एक संघ का निर्माण हो, प्रांतीय स्वतंत्रता दी जाए, है ना, उत्तरदायी शासन दिया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन को यहाँ पर समाप्त किया जाए, मौलिक अधिकार यहाँ पर मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी उसमें यह बात थी कि आप क्या करिए, भारतीय को मौलिक अधिकार दीजिए। इसके अलावा संघीय न्यायालय की भी बात इस नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, जो 1928 में, 1924 के बाद सीधा कौन आपका नेहरू रिपोर्ट, है ना, साइमन कमीशन, देन नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। अब देखो, जब नेहरू रिपोर्ट दिया तो जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके विरोध में एक 14 सूत्री मांग रख दी। अब ब्रिटिशर्स ने कहा कि तुम तो दोनों लोग सहमत नहीं हो, बड़े नेता सहमत ही नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, नेहरू रिपोर्ट की बात ही नहीं की गई, ठीक है। उसके बाद सेम, तुमको थोड़ा सा और फ्लैशबैक पे ले जा रहा हूं कि 1929 में ही आपका यहाँ पर एक अधिवेशन होता है, कौन सा? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में आपको पता है कि दो चीजें मुख्यतः हैं, पूर्ण स्वराज की मांग, है ना, ठीक है। क्या हुई? पूर्ण स्वराज की मांग हुई, और 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ये निर्णय लिया गया। क्वेश्चन पूछता भी है कि बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई? तो 1929 का अधिवेशन, और वो कहा था? लाहौर में था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसी लाहौर अधिवेशन में ही, है ना, क्या किया गया कि क्या बोलते हैं, 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, ये निर्णय लिया गया, ठीक है। अब देखो, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलता है 1929 में, है ना। क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, इसी के बाद ही निर्णय होता है, इसी जो अधिवेशन होता है उसी में ही निर्णय होता है। फिर उसके बाद 1929 में ये सब चल रहा है। इसी बीच आपका 1930 में, 1930 से गोलमेज सम्मेलन होता है, 1930 में, 31 में, 32 में गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है, लंदन में। इसमें ये श्वेत पत्र जारी करते हैं, उसी आधार पर 1935 का अधिनियम बनेगा, ठीक है। इसी बीच कराची में भी एक अधिवेशन होता है 1931 में, ये आपका पॉइंट रखने लायक है इसमें, ठीक है। तो मैं 1928 बोला, उसके 1928 की नेहरू रिपोर्ट बोला, है ना, क्लियर। उसके बाद हम 1930 1900 इस पे आते हैं आपका 31 पर, ठीक है। कराची अधिवेशन जो होता है, कराची अधिवेशन में, है ना, किसकी मांग की गई थी? मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, है ना, ठीक है, क्लियर, ठीक है। जी सर। अब देखो, मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, और 1931 में कराची अधिवेशन ये हुआ मौलिक अधिकार की मांग के बाद। फिर हम सीधे पहुंचते हैं 1934 में, ठीक है। 1934 1934 में स्वराज पार्टी जो है ना, स्वराज पार्टी ये क्या करती है, मांग करती है। मैंने बोला कि मोतीलाल नेहरू इसमें शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। तो 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा, है ना, हम जानते ही क्या हुआ था यहाँ, स्वराज पार्टी द्वारा क्या की गई थी, संविधान सभा की मांग की गई थी, इसके द्वारा, स्वराज पार्टी के द्वारा। अब जो स्वराज पार्टी के द्वारा जो मांग की गई थी, है ना, इसी बीच जो एम एन राय थे, भारत में बाद में ये क्या बने, संवैधानिक सलाहकार बनते हैं एम एन रॉय। तो एम एन रॉय ने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या हो,
जो है संविधान सभा का चुनाव हो, ये इन्होंने कहा। तो पूछता भी है कि पहला जो वास्तविक प्रतिवेदन है, वास्तविक विचार है जो संविधान सभा का, वो किसने पेश किया? तो आंसर यहाँ पर आता है कि एम एन रॉय। तो एम एन रॉय ने भी संविधान सभा का विचार जो है पेश किया 1934 में। इसके बाद 1936, ठीक है, 1936 में लखनऊ अधिवेशन होता है यहाँ पर, है ना, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में यहाँ पर भी नेहरू क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, यहां पर पहली बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस द्वारा, है ना, ऑफिशियली पहली बार, है ना, कांग्रेस द्वारा पहली बार किस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई थी? तो लखनऊ अधिवेशन में जो है आपकी कांग्रेस के द्वारा पहली बार मांग रखी गई, किसके लिए? संविधान सभा के लिए। बाद में फिर 1937 में फैजपुर अधिवेशन भी होता है। 1937 में फैजपुर कहां? महाराष्ट्र। आपको पता होना चाहिए कि फैजपुर जो है पहली बार किसी ग्राम में ये अधिवेशन हो रहा है ना, पहली बार गांव में कहा जा रहा है अधिवेशन हो रहा है। जहां पर ये लखनऊ अधिवेशन सामाजिक जो आपका आंदोलन, सामाजिक जो है वो न्याय संबंधित ज्यादा था, वहीं पर 1937 का फैजपुर किसान संबंधित आंदोलन था। समझ लो एक बार, इसमें किसानों ने हिस्सा लिया था। तो जो संविधान सभा की मांग जो थी, है ना, किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा, उसको उन्होंने क्या किया? इसमें प्रस्ताव लाकर, है ना, क्या किया? इसको क्या किया जी? स्वीकार किया स्वराज पार्टी की मांग को, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा अगर स्वराज पार्टी की संविधान सभा की मांग को किस अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया? स्वीकार किया, तो ये है 1937 का फैजपुर अधिवेशन, ये आंसर आएगा। दोनों में याद रखना, दोनों क्वेश्चन, कि कांग्रेस द्वारा प्रथम मांग लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, लेकिन स्वराज पार्टी की जो मांग है उसको स्वीकार किया, है ना, कौन से अधिवेशन में? 1937 के फैजपुर अधिवेशन में। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए 1937 में क्या हुए? प्रांतीय चुनाव भी हुए। क्या हुए थे? प्रांतीय चुनाव हुए थे। अच्छा, प्रांतीय चुनाव हुए तो इसमें हिस्ट्री में एक चीज और है कि 1937 में क्वेश्चन अगर पूछे तुमको कि भाई बताओ 1937 के का जो आपका प्रांतीय जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस का चिन्ह क्या था? पंजा था, चक्र था, या चरखा था? ये था? नहीं, इनमें से कोई भी यह कांग्रेस जो था उसका चुनाव चिन्ह नहीं था। एक येलो बॉक्स, पीला बॉक्स जो होता है ना, वो उसका चुनाव चिन्ह था। चलिए, वो तो खुद ज्यादा डीप हो जाएगा। तो यहां तक ये समझ में आया 1936 लखनऊ अधिवेशन। फिर उसके बाद जी सर। हम सीधे इसके बाद पहुंचते हैं सीधे 1939 पे, 1939 में क्या होता है? त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर के पास एक गांव है त्रिपुरी, वहां पर ये अधिवेशन कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, ये त्रिपुरा अधिवेशन खास क्यों था? क्योंकि, है ना, कांग्रेस ने इस जो है अधिवेशन में एक क्या लाया? प्रस्ताव लाया, है ना, प्रस्ताव। कि क्या प्रस्ताव लाया? कि भाई एक स्वतंत्र देश में संविधान सभा, संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका क्या होगा? संविधान सभा होगी। ठीक है, तो कांग्रेस एक प्रस्ताव लाता है कि भाई एक जो स्वतंत्र राष्ट्र है उसमें संविधान निर्माण की सबसे अच्छी चीज क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? संविधान सभा। ठीक है, और व्यस्क मताधिकार पर आधारित हो गई है। तो 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में भी ये प्रस्ताव लेते हैं। फिर उसके बाद सीधा चलते हैं हम 1940 में। 1940 में यहाँ पर 8 अगस्त को, है ना, आता है, आपको पता है ना, कौन लेके आता है यहाँ पर? लिनलिथगो, है ना। ये क्या लेते हैं? अगस्त प्रस्ताव लेके आते हैं। ठीक है, क्या लेके आते हैं? अगस्त प्रस्ताव लेके आते हैं, है ना। इसमें क्या होगा? भारतीयों को अपना संविधान बनाने की जो मांग का अधिकार है ना, सॉरी, एक सेकंड। तो ठीक है, तो वायसराय जो लिनलिथगो है वो क्या लेके आते हैं? एक प्रस्ताव लेके आते हैं जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है ना।
अब देखो इस समय ये प्रस्ताव क्यों लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर संवैधानिक विफलता आ रही थी। हमको पता है कि जो यहाँ पर चुनाव होते हैं, है ना, 1937 में, उसके बाद दिक्कतें चालू होती हैं, और ये जो मांग है ना, उसके आधार पर अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है लिलित गो के द्वारा, है ना। क्यों? क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था 1937 में जो चुनाव हुए थे, उसके कुछ समय बाद, जो 28 महीने बाद मैंने बताया था कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने यहाँ इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया, संवैधानिक संकट की स्थिति आ गई, है ना। तो जो लॉर्ड लिनलिथ गो है वो प्रस्ताव लेके आते हैं, इसे ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या बात थी कि भारतीयों को अपना क्या संविधान बनाने का अधिकार है, ये कहा गया इस प्रस्ताव में। ठीक है क्या, लेकिन ठीक है, यहां पर क्या मांग की जो बात थी कि भारतीयों का संविधान, भारतीयों द्वारा संविधान बनेगा। ठीक है, ये बात ठीक थी, लेकिन यहां पर ना एक जो बात थी जो अब थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, वो थी औपनिवेशिक स्वराज। अब हमको औपनिवेशिक स्वराज नहीं मांग रहा है ना, अब हमको औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए पॉइंट जो था एक था, ये दूसरा था, लेकिन ये औपनिवेशिक जो स्वराज है, ये बात जो है पसंद नहीं आई कांग्रेस को। ठीक है, इसी इसके बाद है ना, अब ये बात जो पसंद नहीं है कांग्रेस को कि भाई देखो, तो औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहिए, अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, अब बहुत हो गया, है ना। तो इस इसको कांग्रेस द्वारा क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया गया। अब मुस्लिम लीग तो अभी द्विराष्ट्र सिद्धांत पर अड़ा हुआ है, तो वो भी अस्वीकार करेगा ही। और कांग्रेस ने जब इसको अस्वीकार किया, तो इसी के बाद क्या होगा, आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा। याद है आपको, मैंने बताया था क्या, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व, है ना, ये पवनार आश्रम में स्टार्ट हुआ। वर्धा आश्रम में प्लान बना था, और पवनार आश्रम महाराष्ट्र में है, वहां से स्टार्ट हुआ। पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। क्वेश्चन पूछा भी है, पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। उसके बाद दूसरे सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपको पता है कि 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आता है। कौन आता है, क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है, ये अब देखो ये आया है, क्यों आया है, क्रिप्स मिशन आता है द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय वर्ल्ड वॉर में भारतीयों के समर्थन प्राप्त करने के लिए, भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए आता है 1942 में क्रिप्स मिशन। ठीक है, ये कहता है कि क्या करेंगे हम, युद्धोपरांत, युद्ध के उपरांत क्या करेंगे, एक संविधान सभा का गठन करेंगे, और भारतीय क्या करेंगे, अपना संविधान बनाएंगे। ये इसने कहा, किसने, क्रिप्स मिशन ने, है ना। क्या होगा, युद्धोपरांत निर्वाचित सभा द्वारा संविधान सभा के गठन और नए संविधान की रचना की बात की क्रिप्स मिशन ने। ठीक है, क्लियर। 23 मार्च को आया था, 23 मार्च को ये पहुंचा था, और 30 मार्च को इसने रिपोर्ट दे दी थी। ठीक है, इसने क्रिप्स मिशन ने, है स्टेफोर्ड क्रिप्स, है ना, ये इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अब इसको भी अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, ठीक, क्रिप्स मिशन को। फिर 1945 में 1945, है ना, वेबल प्लान आता है। लिलित गो अब यहां से हटा दिए गए हैं, अब वायसराय है वेबल, लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल जो है एक वेबल प्लान लेके आते हैं, है ना, वेबल प्लान लेके आते हैं। ठीक है, इसमें उसी बात को दोहराया गया था कि युद्ध उपरांत क्या होगा, भारतीय अपने लिए संविधान बनाएंगे। ठीक है, और इसी वेबल प्लान के आधार पर एक शिमला सम्मेलन होता है। ठीक है, क्या होता है, शिमला सम्मेलन। ठीक है, क्लियर। और जो क्या रहता है, असफल रहता है। हमको पता ही कि शिमला सम्मेलन किस जगह असफल रहता है, क्योंकि मुस्लिम लीग अड़ गई कि हम क्या करेंगे, मुस्लिमों का एकमात्र प्रतिनिधि कौन होगा, मुस्लिम लीग होगी। ये इस बात पर अड़ गई, कौन, मुस्लिम लीग। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए शिमला सम्मेलन असफल हुआ यहां पर। यहां तक समझ में आया आपको। अब देखो, इसके बाद आपका, है ना, कैबिनेट मिशन आता है।
कौन आता है? 1946 में, है ना। अब देखो हुआ क्या यहाँ पर कि यहाँ पर लेबर पार्टी जो है उसकी सरकार बनती, क्लेमेंट इटली प्रधानमंत्री बनते हैं और वो घोषणा करते हैं वहां की हाउस ऑफ कॉमन्स में कि क्या भारतीय को स्वतंत्र होने का अधिकार है। और इसी के बाद जो है कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मंत्रियों का मिशन है उसको भेजा जाता है, ठीक है, जिसमें कौन थे? पैंथिंग लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं। 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? पैंथिक लॉरेंस होते हैं। इसके अलावा स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, है ना, ठीक है, ये दोनों इसके सदस्य होते हैं। ये कैबिनेट मिशन आता है ना, ठीक है। और 16 मई 1946 को 1946 को 16 मई 1946 को ये घोषणाएं करता है कुछ। अब यहीं पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको मैं यहां पर आपको बताऊंगा, ठीक है। क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलना है, तब आपको चीजें स्पष्ट होंगी, ठीक है। अब देखो ये कैबिनेट मिशन की प्रमुख बातें क्या थी, है ना। ये कैबिनेट जो मिशन था इसकी प्रमुख बातें क्या थी? तो प्रमुख बातें क्या क्या थी कि सबसे पहली बात तो यह थी कि हम क्या करेंगे, 10 लाख पर, है ना, कितने? 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, है ना, इस आधार पर ये क्या करेंगे, हम चुनेंगे। चुनाव जो होगा वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होगा, ठीक है। अब देखो इस कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि भाई 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि चुन के आएगा संविधान सभा के लिए, यह बात थी इसमें। और क्या बात थी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, यानी इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम हो, जैसे आज राष्ट्रपति के लिए होता है ना, इनडायरेक्ट वोटिंग होता है ना। आप लोग वोट थोड़ी दे जाते हो, जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं देती है, ठीक है, इनडायरेक्टली वोट देती है। अब इनडायरेक्टली वोट देती है तो अब इसमें अभी बोलोगे सर अभी तो विधायक और सांसद है, उस समय कौन देगा वोट? तो उस समय जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, है ना, प्रांतीय विधानसभा सदस्य, है ना, ये वोटिंग करेंगे। प्रांतीय विधानसभा सदस्य क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और देशी रियासतें चुन के देंगी, देशी रियासतें क्या करेंगी, क्या करेंगी, वो चुनेंगी अपने हिसाब से, है ना, अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, क्लियर है ना। तो जनसंख्या के हिसाब से ही आवंटन होगा, है ना, समझ में आ रहा है, जनसंख्या के हिसाब से आवंटन होगा। और सांप्रदायिक निर्वाचन भी इसमें था, है ना। और सांप्रदायिक रूप से कैसे था? इसमें 3 वर्ग मनोनीत किए गए, एक था सामान्य वर्ग, एक था आपका मुस्लिम, और तीसरे थे आपके सिख। सिख केवल पंजाब में से मनोनीत होंगे, ठीक है। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन की भी बात इसमें थी कि विभिन्न समुदायों से ये लोग आएंगे, ठीक है, ठीक है। अब देशी रियासतें तो चुन के आएंगी ही, लेकिन यहां पर क्या होगा, देशी रियासतों के सदस्यों का जो चुनाव होगा वो समझौता समिति, है ना, एवं देशी रियासतों की ओर से गठित समिति के बीच, है ना, क्या एक पारस्परिक विचार विमर्श से किया जाएगा, ठीक है। तो मेनली वो मनोनीत करके ही भेज रहे हैं अपनी तरफ से एक लोगों को, ठीक है, किसी को। अब देखो इसके बाद इस कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के बाद क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? चुनाव होते हैं संविधान सभा के गठन के लिए, ठीक है। अब चुनाव होते हैं, है ना, आपको पता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का यहां पर प्रयोग होगा। अब देखो यहां पर कुल 389 सीटों के लिए चुनाव होते हैं, 389 सीट्स तय की जाती हैं। 389 सीट्स में मैं तुमको बता दूं कि ये तीन कैटेगरी में थी सीटें,
389 सदस्य 3 कैटेगरी चुन के आएंगे, 3 तरह की एरिया से आएंगे। एक जो पहला होगा वो होगा गवर्नर प्रांत, ठीक है। ब्रिटिश जो प्रांत थे उनको गवर्नर प्रांत कहते थे। तो कितने थी इनकी संख्या? 11 थी। ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य चुन के आएंगे? 292 सदस्य चुन के आएंगे, 292, है ना। कितने? 292 सदस्य चुन के आएंगे। कितने प्रांत उस समय? 11 प्रांत है। कौन कौन सा बता दो? क ख ग 3 श्रेणी विभाजित थे ये। जैसे क श्रेणी में थे संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, है ना, मद्रास, उड़ीसा, ठीक है। इसके अलावा बंबई, है ना, बिहार, ये किसके हिस्से थे? आपके क के अंतर्गत। ख के अंतर्गत था पंजाब, सिंध, इसके अलावा पश्चिमोत्तर प्रांत, ठीक है, पश्चिमोत्तर प्रांत, पंजाब और सिंध आपका। जबकि ग श्रेणी में थे असम और बंगाल, ये 3 तरह के प्रांत थे। तो गवर्नर प्रांत से 292 लोग चुन के आते हैं। उसके बाद जो चीफ कमिश्नर एरिया थे, जहां पर चीफ कमिश्नर बैठते थे, है ना, जहां पर डायरेक्ट रूल था ब्रिटिशर्स का, है ना, यहाँ पर तो डायरेक्टी थी, द्वैत शासन था। यहाँ पर द्वैत शासन नहीं था, यहाँ पर डायरेक्ट रूल था। तो ऐसे 4 एरियाज थे। कितने? 4 सीटें चुन के आएंगी यहाँ से चीफ कमिश्नर एरिया से, है ना, 4 सीटें, है ना। कितनी सीटें? 4 सीटें। कौन कौन से थे ये एरिया? दिल्ली, है ना, अजमेर आपका, ठीक है, अजमेर मारवाड़, दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 चीफ कमिश्नर एरिया थे जहां से प्रतिनिधि चुन के आने थे। समझ में आया? तो इट मींस चुनाव केवल इतना ही क्षेत्र में होगा। कितने? 296 सीटों पर ही होगा। जो चुनाव आपको देखने को मिलेगा वो 296 सीटों पर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी देसी रियासतें, देसी जो रियासतें थी, है ना, उसको रेस्ट ऑफ द सीटें आवंटित की गई। और कितनी सीटें बचती हैं? 93 सीटें बचती हैं। तो 93 सीटें जो हैं देसी रियासतों को आवंटित कर दी गई। ठीक है, क्लियर है? समान समझ में आ रहा है? तो इस तरह 389 सीटें गवर्नर प्रांत यानी ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नर एरिया और देसी रियासतों में विभाजित कर दी गई। जहां गवर्नर प्रांत से 292 चुन के आने थे, है ना, 4 चीफ कमिश्नर एरिया से चुन के आने थे, ठीक है, ठीक। और आपके देसी रियासतों से 93 सदस्य चुन के आने थे, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा? अब भाई चुनाव, अब ये जो आपको दिख रहा है इसमें मैंने बताया था कि भाई सामान्य, मुस्लिम और सिख, ये 3 कैटेगरी में भी यहाँ डिवीजन होगा। 213 जो सीटें थी वो सामान्य वर्ग की थी। मुस्लिम लीग की जो सीट, मुस्लिमों की जो सीट थी वो थी 79, सॉरी यहाँ पर 79, कितनी थी? 79, ठीक है। और सिखों के लिए 4 सीटें थी। अगर हम सामुदायिक हिसाब से बात करें तो 213 सामान्य, मुस्लिमों के लिए 79 सीट्स। अब देखो यहां तक क्लियर है? इसके बाद अब क्या आएंगे? रिजल्ट आएंगे इस चुनाव के, रिजल्ट आएंगे। अब रिजल्ट जब घोषित हुआ तो यहां पर अब सभी लोगों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। मैं आगे इन चीजों को और बताऊंगा ना, एक चीज करेक्ट भी करानी है लास्ट लेक्चर से। अब देखो ये कांग्रेस जो है ना, इसको मिलती है 208 सीटें। यहां पर कितनी सीटें मिलती है? 208। मुस्लिम लीग को मिलती हैं 73 सीटें, 73 सीट्स, ठीक है। जबकि मुस्लिम प्रतिनिधि कितने थे? 79, 73 सीट्स मिलती है मुस्लिम लीग को। और अदर जो होते हैं, अन्य को मिलती है 15 सीटें, जिसमें से 8 जो है निर्दलीय होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब जब 208 सीटें कांग्रेस लेके आती है तो ब्रिटिशर्स को तो होना ही है, उबाल तो होगा ही। तो ब्रिटिशर्स विधि शास्त्री होते हैं जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन इस पर कहते हैं, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपको, कि किसने कहा था कि संविधान सभा का अर्थ कांग्रेस है ना, यानी संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, ठीक है। क्या कहा? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही क्या था? भारत था। ये किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। मुस्लिम लीग यहां से भड़क गया। मुस्लिम लीग इसके बाद क्या करेगा?
बायकॉट कर देगा संविधान सभा की जब बैठक होगी 9 दिसंबर को, तो इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें देशी रियासतों में कौन जो है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी देशी रियासत अंत तक किसमें शामिल नहीं हुई, संविधान सभा में शामिल नहीं हुई अंतिम तक, यानी वो उन लोग शामिल ही नहीं हुए संविधान सभा में। वो कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद जो है, जहां क्या किया गया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही की गई थी, है ना, वहां पर पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो हैदराबाद इसमें शामिल नहीं होता संविधान सभा में, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी देशी रियासत जो है वो अंत तक संविधान सभा में शामिल नहीं हुई, या प्रतिनिधि जिसने नहीं भेजे वो थी कौन? हैदराबाद। उसके प्रतिनिधि थे ही नहीं। ये कहां पर? आपके जो है भारतीय संविधान सभा में। इसके अलावा अब मैं तुमको और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बताना चाहता हूं कि पूछा सर, जाएगा कि हाँ, ये संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस ही भारत था, ये कौन बोला था जी ऑस्टिन ने कहा नाम? था, जी ऑस्टिन। जी जी ऑस्टिन जी। ऑस्टिन। ठीक है, ठीक है, जी ऑस्टिन ने कहा। ठीक है। अब यहां पर आपको समझ में आया। इसके बाद क्या था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तुमको पूछा जा सकता है कि भाई जो ये रिजल्ट आया है ना संविधान सभा का, इसमें सबसे ज्यादा जो सीटें थी वो कौन किसको थी, किसके पास थी? तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश। आज भी जनसंख्या के आधार पर बात आती है तो भाई उत्तर भारत जो है वो नंबर 1 है। उत्तर भारत में जो उत्तर प्रदेश है उस समय वो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो संयुक्त प्रांत जो है वहां पर सबसे ज्यादा लोग चुन के आते हैं जो कि संविधान सभा उसमें। ठीक है, 55 लोग करीब चुन के आते हैं। कहां से? संयुक्त प्रांत से। संयुक्त प्रांत के बाद आता है मद्रास का नंबर, उसके बाद बिहार का नंबर आता है। तो संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा प्रतिनिधि चुन के आते हैं। रियासतों की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधि थे मैसूर से, मैसूर रियासत है ना। ठीक है, वहां से 7 प्रतिनिधि चुन के आते हैं। फिर उसके बाद संविधान सभा में, है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ? 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ। फिर पूछा जाता है कि भाई संविधान सभा में कौन से प्रमुख प्रतिनिधि, या दैट क्वेश्चन पूछा जाता है क्या गांधी जी संविधान सभा के मेंबर थे, क्या संविधान सभा में वो शामिल होते हैं? तो नहीं, गांधी जी संविधान सभा में शामिल नहीं होते। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल नहीं थे। इसमें संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसमें भी वो भी शामिल नहीं थे। इसके अलावा कुछ और थे जिनके नाम थे, कौन कौन? तेज बहादुर सप्रू, जो क्या करिए, स्वास्थ्य कारणों से शामिल होने से मना कर दिया उन्होंने, तेज बहादुर सप्रू ने। इसके अलावा जेपी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बाद में उन्होंने, ठीक है, समाजवाद के लिए आंदोलन भी किया जयप्रकाश नारायण। उन्हीं के ही प्रोडक्ट है नीतीश कुमार और आपके ये जो मुलायम सिंह है वो, लालू, है ना, लालू, यानी लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और आपके मुलायम सिंह, ये सब उन्हीं के प्रोडक्ट है समाजवाद के, है ना, जो जयप्रकाश नारायण ने चलाया था। और राम मनोहर लोहिया, ये 3 जो थे ये भी इसमें संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, इन्होंने अस्वीकार कर दिया शामिल होने। ठीक है, अब इसमें यहां तक चीजें समझ में आई, ये कैसे चली क्रोनोलॉजी। ठीक है, उसके जी बाद सर। फिर अगर हम बात करें कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की जो संख्या थी किसमें? संविधान सभा में, वो थी 15। ठीक है, 15 महिला सदस्य थी किसमें? संविधान सभा में। क्लियर? कितनी सदस्य? महिलाएं कितनी थी, फीमेल कितनी थी? 15 थी। ठीक है, अब मैं उनमें से कुछ प्रमुख जो महिला सदस्य थी उनको मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, इनमें से महिलाएं सदस्य कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, है ना, मैप से याद रखने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि मैप से याद रखोगे तो चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, आप इसको थ्योरेटिकली भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। चलिए, तो इंडिया का मैप समझ लो। उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से यानी उस समय उस समय का संयुक्त प्रांत जो था, वहां से आती थी सुचेता कृपलानी। सुचेता
कृपलानी, ठीक है। इसके अलावा विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी जो पंडित हैं वो बहन थी किनकी, जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। तो विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से आती हैं। इसके अलावा पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, ये भी उत्तर प्रदेश से थी। मध्य प्रांत से, सेंट्रल प्रोविंस से, है ना, सेंट्रल प्रोविंस से, सेंट्रल प्रोविंस से चुन के आई थी राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है, हो गया। बिहार से आई थी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू कहां से, बिहार से चुन के आई थी, ठीक है। हंसा मेहता, हंसा मेहता चुन के आई थी बंबई से, हंसा मेहता ये कहां से चुन के आई थी, बंबई से, बंबई से हंसा मेहता। सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रांत से राजकुमारी अमृत कौर। सरोजिनी नायडू आती है बिहार से चुन के, है ना, ठीक है। सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित देन उस समय का संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश से चुन के आती है। इसके अलावा कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी और बेगम एजाज रसूल, ये भी उत्तर प्रदेश से थी। फिर उसके बाद दुर्गाबाई मद्रास से चुन के आती हैं, कौन, आपकी दुर्गाबाई, दुर्गाबाई ये कहां चुन के आती है, मद्रास से चुन के आती हैं। इसके अलावा मद्रास से दक्षिणी बेलायुधन और अम्मू स्वामीनाथन, ये भी थी, ठीक है। उड़ीसा से चुन के आती हैं मालती चौधरी। रेणुका रॉय जो है वेस्ट बंगाल से चुन के आती हैं, है ना, रेणुका रॉय वेस्ट बंगाल से। इसके अलावा लीला रॉय, है ना, रॉय अगर बोले तो याद रखना बंगाल, है ना, रेणुका रॉय या लीला रॉय। और एनी मस्करीनी त्रावणकोर से चुन के आती है। तो मुख्य रूप से इनका नाम आपको याद रखना है, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, ये सभी क्या थी, महिला सदस्य थी, कहा, आपके संविधान सभा में, ठीक है। इसके अलावा अगर कैटेगरी वाइज देखें तो 26 करीब क्या थे, एसटी थे और 33 एसटी सदस्य थे, कहा, भारतीय संविधान सभा में। यानी अनुसूचित जनजाति से 33 सदस्य चुन के आते हैं और 26 सदस्य अनुसूचित जाति से चुन के आते हैं, कहा, संविधान सभा में आपकी, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं आपको, यहां तक समझ में आया मेरे जी ख्याल सर। से। अब देखो जी इसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, आपका संविधान सभा का गठन होगा अब, है ना। अच्छा एक चीज और, इसमें कुछ चीज और ऐड कर लेता हूं। संविधान सभा जो थी वो बहुदलीय थी, याद रखना, जो मैंने कल कराया था उसमें एक चीज करेक्ट कर लेना कि बहुदलीय थी, है ना। संविधान सभा बहुदलीय निकाय था, क्या था, बहुदलीय निकाय था संविधान सभा, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या था, बहुदलीय निकाय था। हाँ लेकिन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है, क्या वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, बहुदलीय निकाय था, कौन, संविधान सभा। इसमें ना एक एंग्लो इंडियन भी थे, फ्रैंक एथिनी, फ्रैंक एथिनी जो थे वो सदस्य थे एंग्लो इंडियन, फ्रैंक एथिनी, ठीक है। जबकि आपके एक पारसी धर्म से थे पी एच मोदी, पी एच मोदी, ये पारसी थे संविधान सभा में, है ना, ठीक है, कौन थे, पी एच मोदी। अच्छा फिर क्वेश्चन आता है कि अब संविधान सभा में तो बहुत सारे लोग चुन के आते हैं, है ना। अंतरिम सरकार की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूं, अंतरिम सरकार मैंने बता ही दिया है आपको, है ना। यहाँ पर मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है भीमराव अंबेडकर को लेकर, भीमराव अंबेडकर, ये भीमराव अंबेडकर कहां से चुन के आते हैं, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जो है पहले तो पूर्वी बंगाल से चुन के आते हैं, जब भारत का पार्टीशन नहीं हुआ था तो, ठीक है।
पूर्वी बंगाल चुन के आते हैं। बाद में जब पार्टीशन में ये पूर्वी बंगाल जो है वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, तो उसके बाद इनके लिए सीट खाली की जाती है, पूना की सीट है ना, मुंबई में, सॉरी महाराष्ट्र में, है ना। वो कही जाती थी उस समय बंबई प्रेसिडेंसी, है ना, बंबई प्रेसिडेंसी कही जाती थी। तो बंबई जो प्रेसिडेंसी थी, है ना, कि बंबई प्रांत जो था उस समय, है ना, वहां से एम आर जयकर जो थे, उनकी सीट खाली कराई कांग्रेस ने, है ना। एम आर जयकर ने किसकी सीट खाली कराई, आपकी पूना की सीट खाली कराई। और उसके बाद भीमराव अंबेडकर पुनः जब उपचुनाव हुए, यहां पर उपचुनाव से ये चुन के आते हैं, कौन, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, हो गया। अब देखो यहां तक समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब अब ये तो था ही, भीमराव अंबेडकर प्रमुख सदस्य तो थे ही। इसके अलावा कुछ अन्य सदस्यों को बात मैं यहाँ पर और कर देता हूँ, ठीक है। कुछ और प्रमुख सदस्य मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो किसके सदस्य थे, आपके संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। तो हमको पता है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके अलावा सरदार पटेल, मौलाना आजाद, मौलाना आजाद, ठीक है। गोपाल स्वामी आयंगर, गोविंद वल्लभ पंत, जीबी पंत, है ना, ठीक है। इसके अलावा अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, कौन, अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, हो गया। पुरुषोत्तम दास टंडन, सेंट्रल प्रोविंस से आते थे, है ना, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। आपका के मुंशी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी मेंबर थे, है ना, राधाकृष्णन, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन मेंबर नहीं था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति बनते हैं, तो वो रहते हैं सदस्य। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, प्रोफेसर केटी शाह, ठीक है, डॉक्टर जयशंकर, टेक चंद्र बख्शी, टी कृष्णमाचारी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, मसानी, एच एस गौड़, सर फिरोज खान, है ना, नूर सुहरावर्दी, ख्वाजा नजीमुद्दीन, लियाकत अली खां, जफरुल्ला खां, वी एल मित्रा, डीपी खेतान, मोहम्मद साबुद्दुल्ला और एन माधवन राव, ये सभी क्या बनते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। जी सर। अब देखिए इसके बाद अब क्या होगा, अब जो है 9 दिसंबर को, है ना, क्रोनोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं, गठन हो गया। 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब होगी, 9 दिसंबर 1946 को हो रही है, ठीक है। अब देखो 9 दिसंबर 1946 को क्या हो रही है, पहली बैठक हो रही है। अब इस बैठक में जो है मुस्लिम लीग ने इसका बॉयकॉट कर दिया, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। इसने मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, इसमें आपकी पहली बैठक में, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा जब हमारी 73 सीटें आई हैं, है ना, हम तो एकमात्र प्रतिनिधि भी नहीं रहे हैं, तो हमारा तो संविधान सभा में कोई वैल्यू ही नहीं है। अब वैल्यू नहीं है तो फिर देश में शासन कैसे चलेगा हमारा। तो अब राजनीतिक विल थी, है ना, राजनीतिक इच्छा थी, तो जिन्ना की हो तो पूर्ण नहीं हो रही थी।
तो इन्होंने फिर विरोध भी किया। विरोध क्या होता है, अब देखो इसी बीच क्या होता है कि माउंटबेटन आते हैं, है ना। माउंटबेटन कब आएगा, यहाँ पर क्या होता है 16 अगस्त 1946, ये 9 सितंबर को शामिल नहीं हो रहे हैं, 16 अगस्त, है ना, 9 सितंबर की बैठक में शामिल ही जो हो रहे हैं, है ना, कब 1946 में। लेकिन उन्होंने उससे पहले क्या बनाया था, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही मनाया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया किसने, मुस्लिम लीग ने। अब मुस्लिम लीग तो शामिल ही नहीं है संविधान सभा की बैठक में, तो उससे पहले 16 अगस्त 1946 को क्या मनाया था उन्होंने, 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, है ना, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे दंगे हुए भारत में, है ना। अब जब हाउस ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह बात उठी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बाद, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में, है ना, एटली ने घोषणा की कि हम जून 1948 से पहले भारत को सत्ता सौंप देंगे। जब अब ये घोषणा हुई, अब इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए कौन आते हैं, माउंटबेटन आते हैं भारत, है ना। कौन आते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। वेवेल जो था, वेवेल की जगह अब, इससे पहले वेवेल है ना, ठीक है, वेवेल संविधान सभा की जब का निर्माण हुआ तो वेवेल था अध्यक्ष, इसकी जगह कौन आता है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। देखो संसद में, ब्रिटिश संसद में घोषणा हो गई कि हम क्या करेंगे, भारत को जून 1948 से पहले आजाद कर देंगे, है ना, स्वतंत्र कर देंगे। उदारवादी सरकार थी, मित्र राष्ट्रों का दबाव भी था, है ना, तो भारत को हम आजाद कर देंगे, ऐसा कहा उन्होंने 20 फरवरी 1947 को, ठीक है। तो 30 जून 1948 से पहले हम सत्ता सौंप देंगे, ऐसा कहा किसने, क्लेमेंट एटली ने। अब 3 जून 1947 को देखो क्रोनोलॉजी कैसे चल रही है, 3 जून 1947, ठीक है, ये लॉर्ड माउंटबेटन क्या करते हैं, घोषणा करते हैं, एक मसौदा लाते हैं, है ना, कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। इसे ही लॉर्ड माउंटबेटन प्लान कहते हैं। बाद में आपको पता ही है किसको भारतीयों ने नकारा शुरुआत में, इसको माउंटबेटन प्लान कहा, ठीक है। इसके अलावा इसे बाल्कन प्लान भी कहा, बाल्कन प्लान, बाल्कन जो कंट्रीज हैं, बाल्कनाइजेशन एक वर्ड है जो यूज किया जाता है जो एक देश है उसके छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए। तो बाल्कनाइजेशन, जब देश के छोटे छोटे टुकड़े हो जाए तो उसको बाल्कनाइजेशन कहते हैं। यूरोप में बाल्कन कंट्रीज हैं, आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं कि बाल्कन कंट्रीज कौन कौन सी है। तो बाल्कन कंट्रीज के आधार पर इसको बाल्कन प्लान कहा भारतीयों ने। शुरुआत में, है ना, गांधी जी, अब्दुल कलाम, कलाम जो आजाद थे, है ना, मोहम्मद अबुल कलाम आजाद, तो उन्होंने सबने इसका विरोध किया। शुरुआत में सभी ने विरोध किया, बाद में अंततः इसको स्वीकारना पड़ा, है ना। पुरुषोत्तम दास टंडन, जब कांग्रेस की बैठक होती है ना, नई दिल्ली में, तो प्रस्ताव भी पेश होता है भारत की विभाजन का। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत विभाजन प्रस्ताव कांग्रेस की किस जो अधिवेशन है या बैठक है उसमें होता है, तो दिल्ली अधिवेशन जो होता है कांग्रेस का, है ना, दिल्ली अधिवेशन। अब माउंटबेटन प्लान को पहले तो नकारा गया था, अब दिल्ली अधिवेशन होता है 14 जून को, 14 जून 1947 को दिल्ली में बैठक होती है। और कांग्रेस समिति शुरू में तो इसके पक्ष में नहीं रहती है, लेकिन बाद में इसका क्या किया जाता है, दिल्ली अधिवेशन में भारत विभाजन जो प्रस्ताव है इसका बेमन से क्या किया जाता है, समर्थन किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, है ना, ठीक है, इन सब के द्वारा, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, है ना, जवाहरलाल नेहरू इसका समर्थन करते हैं। क्यों, क्योंकि भारत जल रहा था, है ना, भारत में बहुत जगह दंगे हो रहे थे, तो इसे मंजूर करना पड़ा। अब रीजन बाद में सरदार पटेल कहते भी हैं कि भारत में कई हम भारत देखने को मिल सकते, भारत के अंदर ही कई पाकिस्तान देखने हम क्या देखते, अगर पाकिस्तान हम अलग बना कर नहीं देते देते तो भारत के अंदर ही कई पाकिस्तान हमको देखने को मिलते। तो ये सरदार पटेल ने क्लैरिफिकेशन दिया था बाद में इसमें, ठीक है।
अब देखो, लेकिन कुछ लोगों ने इसके विरोध में मतदान किया था, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी की संज्ञा दी जाती है ना, लाल कुर्ती दल भी याद होगा आपको। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो सीमांत गांधी जी ने कहा जाता है, उन्होंने विरोध किया। पुरुषोत्तम दास टंडन, जो सेंट्रल प्रोविंस से आते थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया। डॉक्टर किचलू, जो पंजाब से आते थे, पंजाब प्रेसिडेंसी से आते थे, इन्होंने भी इसका विरोध किया, है ना। इन सब ने इसका विरोध किया, इसके विपक्ष में मतदान किया, है ना। और किचलू ने कहा भी कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण हो गया, ऐसा उन्होंने कहा, है ना। ठीक है। अब देखो, यह जो प्लान था एक्चुअली माउंटबेटन प्लान, वो क्या था? द्विराष्ट्र सिद्धांत था। क्या था? द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत माने दो देश बनेंगे, एक मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान और बाकी लोगों के लिए भारत, है ना। तो एक दो देश द्विराष्ट्र होगा ये यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए। जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है, ये इसका जन्म 1930 में हुआ था। थोड़ा सा और है, बैक में जा रहा हूं। मोहम्मद इकबाल, इन्होंने पहली बार द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया 1930 में। और आपको जान के हैरानी होगी कि आप जो बहुत ही फेमस गीत जिसको गुनगुनाते हैं, है ना, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, है ना, ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल किया। पाकिस्तान जो शब्द मिला, वो मिला किसको? चौधरी रहमत अली, ये इन्होंने दिया था। चौधरी रहमत अली एक स्टूडेंट था, इसने जो भारत की पाकिस्तान की संकल्पना की थी, है ना, अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर, है ना, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, ठीक है, और भी कई एरिया जो थे, अलग अलग जो क्षेत्र थे, उनको मिलाकर उसने पाकिस्तान की संकल्पना की थी, है ना। तो पाकिस्तान जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था मोहम्मद इकबाल, इसके ही ऊपर थी यह शब्द, ठीक है। अब देखो, जब कांग्रेस को समर्थन मिल गया, है ना, ठीक है, तो इसमें यह बात भी थी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कैसा होगा? जनमत संग्रह हो कराया जाएगा पंजाब बंगाल में, ठीक है, जहां पर मुस्लिम शासी जो क्षेत्र है, वहां पर वो पाकिस्तान चले जाएगा। मुस्लिम बहुल क्षेत्र जहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे पंजाब पर कॉन्फ्लिक्ट है, बंगाल पर कॉन्फ्लिक्ट है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब, वहां पर क्या होगा? जनमत संग्रह होगा। जनमत संग्रह का परिणाम जानते हैं कि होता क्या है। अब देखो, इसके बाद थोड़ा सा बैक हिस्ट्री फिर से मैं जा रहा हूं। 15 जुलाई 1947, 4 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्ताव पेश होता है, 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्ताव स्वीकृत होता है। इसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता है ना, अगले ही दिन 16 अगस्त को। और इसके बाद 18 जुलाई 1947 को, है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पेश हो जाता है कि भारत के दो टुकड़े होंगे, है ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो पास हो जाता है, ठीक है। भारतीय ये इस पर अभी एक विवाद भी चल रहा है। चाहता था कि हाँ, हमारा नाम क्या हो? इंडिया हो, ठीक है। अभी वो क्लिक के चाह रहे थे। जब भारत शब्द का विवाद हुआ ना, कि भारत देश का नाम केवल क्या हो? भारत, इसको लेकर विवाद हुआ, तो पाकिस्तान अपना नाम इंडिया चाह रहा है। क्यों इंडिया चाह रहा है? क्योंकि इंडिया जो शब्द है वो तो इंडस से आया है, सिंधु नदी पाकिस्तान में, तो वी आर ओरिजिनली क्या? इंडियंस, ये कहना चाहता है पाकिस्तान, ठीक है। अब चोर कितने भी नाम बदल ले, रहेगा तो चोर ही, ठीक है। तो वैसे ही पाकिस्तान है ना। आपने पाकिस्तान नाम शब्द के पीछे इतना क्या कर लिया? पाप कर ली, बदमाशी कर ली। अब आप चाहते हैं कि उसका नाम, आप अपना नाम बदल ले और इंडिया रख ले, ठीक है। तो उससे कुछ होना जाना नहीं, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये भारत और इस देश का नाम भारत और इंडिया वाला विवाद अभी फिलहाल शांत है। अब देखिए, यहाँ पर जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत जो जन्म होता है,
इसमें दोनों दोनों देशों के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री भारत के बनते हैं सॉरी प्रधानमंत्री नेहरू बनते हैं, और वायसराय अभी भी गवर्नर जनरल जो हैं वो कौन होते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं भारत के, ठीक है। जबकि पाक का जो गवर्नर जनरल है वो बनाया जाता है किसको, मोहम्मद अली जिन्ना को, और लियाकत अली वहां प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, क्लियर। और दो देशों के लिए दो अलग अलग संविधान सभा का गठन यहां पर किया जाएगा। अब जब ये सभी चीजें क्लियर हो गई, अच्छा, जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक 1935 का ही अधिनियम चलेगा, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो, ब्रिटिश क्राउन ने जब स्वतंत्रता अधिनियम पास किया तो यहाँ पर भारत सचिव का पद खत्म हो गया, है ना, क्लियर है। भारत परिषद तो पहले से खत्म था, तो भारत सचिव जो है ये पद समाप्त कर दिया गया, भारत मंत्री पद समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब दो सीमा आयोग बनाए गए थे, मैंने आपको बताया था कि पंजाब और बंगाल सीमा विभाजन के लिए दो सीमा आयोग बनाए गए, जिसका अध्यक्ष कौन था, सर रेडक्लिफ, ठीक है। ये बंगाल के और पंजाब के मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर दो भागों में बांटने के लिए सीमा निर्धारित करने आए थे। 4 सदस्यीय इन आयोग में 2 सदस्य कांग्रेस के, 2 सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल थे, है ना, जिसका अध्यक्ष कौन, रेडक्लिफ, है ना। जब तक भारत संविधान सभा का निर्माण करेगा, है ना, वो कॉमनवेल्थ, है ना। अच्छा, संविधान सभा निर्माण में, संविधान में उन ये भी बात की थी, भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम है, कई लोग इस पर भी बात करते हैं कि भारत को डोमिनियन कहा गया है। बोला भी गया था कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों, दो डोमिनियंस का जन्म होगा। दो डोमिनियन की संज्ञा दी गई थी। डोमिनियन शब्द का अर्थ है क्या, किसी के अंडर, राष्ट्र के अंदर, किसी राजा के अंदर दो अलग अलग स्वतंत्र शासन करने वाली इकाइयां, ठीक है। तो डोमिनियन का दर्जा दिया गया था जब स्वतंत्रता अधिनियम आया, लेकिन जब भारतीय संविधान ने जब हमने बनाया तो हमने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र कहा, है ना। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, डोमिनियन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, साफ साफ बात है। अच्छा, जब पार्टीशन हो रहा था तो पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जिसको NWFP कहते हैं, और असम का सिलहट जिला, ये पाकिस्तान में जाना था, तथा शेष जो भाग है वो भारत को मिलना था, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हुई कि असम भारत में ही रहा, है ना, ठीक है। अब देखो, पूर्वी बंगाल तो खैर वहां चला गया, पश्चिम बंगाल हमारे पास आया। अब देखो, 14-15 अगस्त को दो डोमिनियन निकल के आते हैं, भारत और पाकिस्तान। 1947 से 26 जनवरी 50 तक, याद रखना, 26 जनवरी 1950 तक भारत एक क्या रहा, डोमिनियन रहा, है ना। जिस दिन संविधान लागू हुआ, जिस दिन भारत ने संविधान अपना लागू किया, कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया, उसी दिन भारत क्या बन गया, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। डोमिनियन की स्टेटस उन्होंने छोड़ दी थी, याद रखना, क्लियर। अब देखो, यहां तक चीजें क्लियर है आपको, है ना, यहां तक चीजें समझ में आई आपको। अब जब पार्टीशन हो गया तो ये सीटें भी तो बदलेंगी, ये सीटें भी तो बदलेंगी। अभी तक 389 सीटें थी, 389 सीटें थी, अब इसमें माइनस कर दो 73, किसकी, मुस्लिम लीग की, है ना, ठीक है, ये बांटना भी तो पड़ेगा। तो जब, है ना, आपका यहां पर बंटवारा होता है ना, तो इसके बाद अब, है ना, ठीक है, ये कितनी सीटें बचेंगी, कैलकुलेशन कर लो, है ना। भारत के बंटवारे के पश्चात, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात, है ना, जो आपका सीटें होंगी वो कम तो होंगी ही, करीब पूरा भाग 316 बच गया सर उसमें। आपका 6 और ये 316। लिस्ट में मैंने आपको पहले बताया था कि भाई आप कितने के लिए हुए थे, 296 कितने को, 73 को,
तो ये बच जाएगा 3, ये है ना, ठीक है। इसको एक बार करेक्ट, क्या इतने सदस्य रह गए थे, ठीक है। 83, 16 तो नहीं, देखो ये आंकड़ा ऐसा मत घटाना कभी भी, है ना, याद रखना। भारत पाक विभाजन के बाद पार्टी, अटक रहा है है ना, सर। के बाद विभाजन के बाद सीटें, क्लियर है वॉइस, क्लियर है। जी सर, वॉइस क्लियर है पर अटक रहा है। चलो इसको यहीं पर करेंगे। 299 सीटें आपकी भाजपा जो है प्रांतों, आपका 70 जो देशी रियासतों से आती है, ठीक है। बस यही इसी डिनोट कर रहा हूं, कल हम बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कब हुआ 11 अधिवेशन हुआ, आज डेट हो गया। तो 229 सदस्य कहां से निकल के आते हैं, प्रांतों से, और 70 कहां से निकल के आते हैं, ठीक है। चलिए ये हम बात